छत्तीसगढ़ में वोटिंग के दूसरे चरण में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे ही एक उत्साह की कुछ तस्वीर की वोटर कितना जागरूक है एक नज़र आ रही है। क्या नाम है आपका? विद्या पटुटी। एक छोटे से बच्चे को, कितने दिन का बच्चा है? 5 दिन हो गए जी 5 दिन। 5 दिन के बच्चे को लेकर वोटिंग देने पहुंची हैं। ये पाटन विधानसभा क्षेत्र है, बता दूं, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इलाका है। ऐसे इलाके में ये एक खूबसूरत तस्वीर और वोटिंग के लिए जागरूकता की एक तस्वीर है। क्या नाम रखें बच्चे का? क्या करते हैं आप? काम मजदूरी। हैं? मजदूरी करते हैं। और इसका नामकरण हो गया है? दीपक नाम रखे हैं। चलिए, ये दीपक इसका नाम रखे हैं बच्चे का। और ये भी एक तरह से एक भागीदारी इसका भी देखने को मिल रही है। दूसरे चरण में इस तरह की खूबसूरत तस्वीरों के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। गिरजा शंकर जी के पास जाएंगे। गिरजा सर, आपको आप मेरी आवाज आ रही है? मनोरंजन भारती बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल आ रही है। सर, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, 5 दिन का बच्चा लेकर एक महिला वोट डालने आई है, क्या हम माने कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, खासकर छत्तीसगढ़ में तो महिला वोटर अधिक है, मध्य प्रदेश में भी डिसाइडिंग फैक्टर होगी महिला वोटर? ना, इस बार तो देखिए, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने महिलाओं पर बहुत फोकस किया है। जो लाडली बहना योजना जो बीजेपी सरकार की है, उसी के फॉलो अप में कांग्रेस ने भी उसी तरह की योजना घोषणा की। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना भी महिलाओं से रिलेटेड है। तो महिलाओं पर बहुत फोकस इस बार है और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार शायद टोटल वोटिंग में, पिछली बार मध्य प्रदेश में महिलाओं की वोटिंग पुरुषों की तुलना में 1.5% कम थी। इस बार हो सकता है कि वो अनुपात बढ़ जाए और महिलाओं की वोटिंग अधिक हो। छत्तीसगढ़ में जो देखा आपने, 5 साल के बच्चे को लेकर एक मजदूर महिला जो है वोट देने आई है। तो ये जागृति काफी देखी जा रही है। बस्तर जैसे इलाके में जहां पर नक्सलियों का बहुत प्रभाव रहता है, नक्सली चुनाव के बहिष्कार की बात करते हैं, धमकी देते हैं, वहां भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आदिवासी वहां जाके वोटिंग करते हैं। तो इतने साल हो गए चुनाव लगातार होते होते, चुनाव आयोग की जो सक्रियता है, पॉलिटिकल पार्टीज की सक्रियता है, इधर जो साक्षरता का बढ़ी है, जो संचार साधन जो है, मीडिया के बहुत सारे साधन हो गए हैं जो लोगों तक पहुंचते हैं। तो उन सब का मिला जुला असर ये होता है कि आम तौर पर लोग वोट देने के लिए सुबह से उत्साहित रहते हैं। और जो वोटिंग परसेंटेज जो अब तक आया है, वो दिखाता है कि इस बार पिछले चुनाव से शायद वोटिंग का परसेंटेज कुछ बढ़ा हुआ हमको देखने को मिले। जी सर, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सी सीटों पर वो अपना असर छोड़ते हैं। इस चुनाव में आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? आदिवासियों की संख्या भी अधिक है, जनसंख्या अधिक है, सीटें भी हैं और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन वहां भी आदिवासियों की मतदाता इतने अधिक हैं कि वो प्रभाव छोड़ते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस भी आदिवासियों को लेकर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों को, सारे आदिवासियों को एक श्रेणी में रखकर जो उनको एड्रेस किया जाता है, वो शायद बहुत सही नहीं है। आप मध्य प्रदेश में देखें तो शिवपुरी इलाके में जो आदिवासी हैं, सहरिया हैं, मंडला डिंडोरी में गोंड हैं, सीधी की तरफ कोल हैं, झाबुआ जाएंगे तो भील मिलेंगे। हालांकि ये सारे आदिवासी हैं, लेकिन इनका रहन सहन, जीवन शैली, इनके विश्वास, पूजा पद्धति, ये सब कुछ जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इनकी जरूरतें और इनकी समस्याएं भी सबकी अलग अलग हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आप देखेंगे कि आदिवासियों के नाम पर केवल इन सबको एक मानकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आप देखेंगे माड़िया, मुड़िया और सरगुजा के आदिवासी बिल्कुल अलग हैं। गरियाबंद की तरफ जाएंगे, मानपुर मोहला में जाएंगे, वो आदिवासी बिल्कुल अलग मिलेंगे आपको। बस्तर के आदिवासी अलग हैं। तो एक वो चीज है। दूसरी चीज जो है, हम बार बार ये बात कहते हैं कि उनके विकास की बात तो होती है, लेकिन ये बात भी साथ साथ उठती है कि उनकी बोलियां, उनके कल्चर, उनके संस्कृति, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो उनको बचाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए तो जो काम किया जाना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो लुप्त होती उनकी संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनकी बोली है, उनको डॉक्यूमेंट करके उसको सुरक्षित रखने की दिशा में कभी कोई काम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, जो बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि एक चीज जानना चाहता हूँ जी सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। इस बार का चुनाव
कितना डिफरेंट है आप पिछले चुनाव से? क्या इस बार जो बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, क्या उसका फर्क पड़ेगा, या फिर आपको क्या क्या लगता है? जिससे भी बात करें तो बोलते हैं कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। तो आपको क्या आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना ये एक परिपाटी रही है, और जो बात बीजेपी में लागू होती है वही बात कांग्रेस में भी लागू होती है। कांग्रेस में भी कमलनाथ जरूर फोर फ्रंट पे हैं, लेकिन उनको घोषित रूप से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं, चेहरा नहीं बनाया गया है। दरअसल बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी ने इस चुनाव में बहुत सारे नए नए प्रयोग किए हैं। चुनाव घोषित होने के काफी पहले उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए बहुत सारे। 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 1 केंद्रीय पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव में उतार दिया है। सांसदों का चुनाव में उतरना तो पहले भी होता रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाना ये पहली बार हुआ है। फिर मोदी और कमल के निशान, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा, और मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे, मोदी के नाम, इस पर जो चुनाव विधानसभा का लड़ा जाना, ये एक तरह का प्रयोग था। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, जिसका आप देखेंगे शुरुआती दौर पे जो परसेप्शन उभर के आया वो यही था कि बीजेपी को इससे नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। फिर रणनीति में कुछ बदलाव किए गए, और उस रणनीति में बदलाव में मुख्यमंत्री को या उनको प्रचार में प्रमुख भूमिका दी गई। आप देखेंगे कि केवल जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से करीब 150 से अधिक चुनावी सभाएं मुख्यमंत्री ने की, और ये बताने की कोशिश हुई कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो है। दरअसल एक सवाल और है जिसपे मैं चाहूंगी कि आप उस पर थोड़ा रोशनी डालें कि पिछली बार और इस बार के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। पिछली बार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कांग्रेस में थे, फिर बाद में 18 विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार अगर देखा जाए तो 18 महीने का कार्यकाल कमलनाथ का छोड़ दिया जाए तो 18 साल तक जो है शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर राज रहा है। इस तरह से देखा जाए तो जनता अब जब वोट डालने के लिए निकलेगी तो वो क्या जहन में रखेगी आज? नहीं, और खासतौर से थोड़ा आप रोशनी डाले चंबल और ग्वालियर के इलाके पर, क्योंकि वो प्रभाव रखते हैं सिंधिया उस पर। जी, देखिए, जहां तक सवाल 18 साल तक राज करने का मुख्यमंत्री का, शिवराज सिंह का या बीजेपी का है, तो मेरा ये मानना है कि 15 साल के चुनाव तो 2018 में हो गए, उस पर तो कोई बहुत बात मतदाता ध्यान नहीं देगा। मतदाता जरूर ध्यान देगा इस बार। इन 5 सालों में उसको 2 सरकारें देखने को मिली, 15-16 महीने की कांग्रेस की सरकार और बाकी में बीजेपी और शिवराज सिंह की सरकार। कमलनाथ मुख्यमंत्री के रूप में और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के रूप में, दोनों की कार्यशैली, दोनों की राजनीतिक शैली, दोनों के सरकार चलाने का तौर तरीका और दोनों की सरकारों में परफॉर्मेंस और डिलीवरी, ये सब कुछ इन्होंने देखा है। ये हालिया जो 5 साल हैं वो उस पर मैं समझता हूं कि मतदाता अपना वोट देगा। जो चंबल और ग्वालियर की जो बात आपने की है, तो आप देखेंगे कि परंपरागत रूप से ग्वालियर चंबल का इलाका जो है, सिंधिया राजघराने के कारण, वहाँ हिंदू महासभा का प्रभाव होने के कारण, जनसंघ और जनसंघ के दौर से वहां पर हमेशा कांग्रेस पीछे रही है और जनसंघ और बीजेपी को हमेशा वहां बढ़त मिलती रही है। पिछला चुनाव ही एकमात्र ऐसा है जहां पर कांग्रेस को एक तरफा बढ़त मिली चंबल ग्वालियर रीजन में, और बीजेपी बहुत 6-7 सीट पर सिमट गई थी। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बाद हालात बदले। 20 में जब वो सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं, तो आज सबको ये इस बात की उत्सुकता है कि सिंधिया के बिना क्या कांग्रेस पिछला चुनाव की तरह वो परफॉर्मेंस अपना रिपीट करेगी, और क्या सिंधिया के आने के बाद बीजेपी को उनके आने का चुनावी कोई फायदा मिलता है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। गिरिजा शंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से सारे हमारे सवालों को एक्सप्लेन किया।